ये बात है 2022 की कि जब एक चैटबॉट रिलीज हुआ और रिलीज होते ही ये चैटबॉट इतना फेमस हो गया कि लोग उनसे काफ़ी सारी चीज़ करवाने लगे, जैसे कि बुक्स लिखवाने लगे, सॉन्ग्स बनवाने लगे, अपने कोड लिखवाने लगे और ऐसी ऐसी चीज़ करवाने लगे कि जिसको एज अ ह्यूमन करने के लिए हमको काफ़ी सारे महीने या तो फिर काफ़ी सारे साल लग जाते थे। और इस चैटबॉट ने सिर्फ 6 दिन के अंदर 1 मिलियन यूज़र को गेन कर लिया। तो ये चैटबॉट का नाम है चैट जीपीटी। बट इस वीडियो में हम इसके बारे में नहीं, इसके फाउंडर के बारे में यानी कि सैम ऑल्टमैन के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे एक कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट ने इतनी बड़ी कंपनी को बिल्डअप कर दिया और आज उसकी नेटवर्क $250 मिलियन से भी ज़्यादा है। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में उनका ब्रेन हम डिकोड करेंगे कि कैसे वो सोचते हैं, कैसे वो थिंकिंग रखते हैं एआई के बारे में, फ्यूचर के बारे में और कैसे वो इतने बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं कि आगे जाके वो सक्सेसफुल होते हैं। Hardest thing about starting a company is the level and the frequency of bad stuff that happens to you. Do a lot to really maximize the good and manage and mitigate the bad. But the scary part is just sort of putting this lever into the world will for sure have unpredictable consequences. Well, look out, world, here it comes. ChatGPT can now see, hear, and speak. That is according to an announcement from OpenAI. तो सैम का जन्म हुआ शिकागो के सेंट लुइस सिटी में अप्रैल 22, 1985 को। सैम को बचपन से ही कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में काफी इंटरेस्ट था और 8 साल की एज में उनके पास सबसे पहला कंप्यूटर आया कि जिसका यूज करके उन्होंने प्रोग्रामिंग के बारे में नॉलेज गेन करा और कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सीखा। तो सैम यहाँ पे अपनी एज से काफी ज्यादा एडवांस थे और काफी ज्यादा मेच्योर थे। और जब 16 साल की उम्र में वो अपने हाई स्कूल में आए तभी उन्होंने अपने घर पे बताया कि वो एक होमोसेक्सुअल थे। तो हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद सैम गए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के लिए। तो वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई 2 दोस्तों से, जिसमें से एक का नाम था निक सिगो और दूसरे की आइडेंटिटी यहाँ पे हिडन है। तो अभी इन तीनों ने मिलके यहाँ पे एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया जिसका नाम था लूप। तो ये एक ऐसा एरा था कि जहाँ पे फेसबुक और ट्विटर दोनों ट्रेंड में थे और लोग यहाँ पे अपने स्टेटस के बारे में, अपने फीलिंग्स के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में लोग यहाँ पे शेयर करते थे। बट यहाँ पे कोई ऐसा फीचर नहीं था कि लोग यहाँ पे आके अपनी लोकेशन को शेयर कर सके। तो इन तीनों ने जो एप्लीकेशन बनाया वो प्योरली लोकेशन बेस्ड एप्लीकेशन था कि जिसमें सारे दोस्त अपनी अपनी लोकेशन को देख सकते थे और सामने वाले की लोकेशन को शेयर कर सकते थे। तो अगर ये एप्लीकेशन आज के टाइम पे होती तो ये काफी बड़ा सिक्योरिटी इश्यू बन जाता। बट उस टाइम पे ये एप्लीकेशन काफी कूल लगा और सैम को इसमें पोटेंशियल दिखा कि ये इसके लिए पूरी एक कंपनी बना सकते हैं। तो इन तीनों ने मिलकर डिसीजन लिया कि वो कॉलेज को ड्रॉप आउट करेंगे और इस प्रोडक्ट को कंपनी में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट के पास इतने पैसे तो नहीं होते कि वो एक कंपनी बिल्डअप करे। तो इसलिए फिर उन्होंने फंडिंग रेज करनी स्टार्ट करी। तो सबसे पहली फंडिंग उनको मिली वाई कॉम्बिनेटर और सिकोया कैपिटल से। तो अभी वाईसी यहाँ पे सैम की लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करने वाला है कि जिसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो फंडिंग मिलने के बाद सैम अलग अलग नेटवर्क प्रोवाइडर के साथ मीटिंग करने लगे और उनको कन्विंस करने लगे कि उनकी एप्लीकेशन को वो प्रमोट करे ताकि कंज्यूमर के पास ये एप्लीकेशन पहुंच सके। तो उस टाइम पे ऐप स्टोर या तो फिर गूगल प्ले स्टोर जैसा कुछ नहीं था कि जहां पे सैम अपनी ऐप को प्रमोट करते और वहां से ही उसकी मार्केटिंग करते। तो इतने सारे नेटवर्क प्रोवाइडर के साथ मीटिंग करने से और अपनी ऐप को बार बार प्रमोट करने से उनकी कंपनी की वैल्यूएशन $175 मिलियन तक पहुंच गई। बट इतनी वैल्यूएशन होने के बावजूद भी लोग इनकी ऐप को परचेस नहीं कर रहे थे। तो आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आया होगा कि ऐसा क्यों हुआ कि इतनी वैल्यूएशन होने के बाद भी कोई इनकी एप्लीकेशन को परचेस क्यों नहीं कर रहा था। तो ये सेम क्वेश्चन सैम को एक इंटरव्यू में पूछा गया कि जिसका आंसर उन्होंने इस तरीके से किया। We had the optimistic view that location would be all important, but the pessimistic view was that people would lie on their couches and just consume content. और फिर एंड में यही हुआ। तो इसके बाद सैम को अपनी कंपनी को सेल आउट करना पड़ा और सैम ने अपनी कंपनी को $43 मिलियन में सेल किया। और कंपनी के सेल होने के बाद ही उनकी जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप थी निक सिवो के साथ की, जो उसके बॉयफ्रेंड थे, उनके साथ भी उनका ब्रेकअप हो गया। तो ये टाइम सैम का काफी लो टाइम था कि जहाँ पे उनकी कंपनी भी सेल आउट हो चुकी थी और साथ ही साथ उनका रिलेशनशिप भी टूट चुका था। तो अभी यहाँ से एक जर्नी स्टार्ट होती है नए सैम की। तो अभी इसके बाद सैम ने क्या करा कि उन्होंने वेंचर कैपिटल फंड स्टार्ट करा जिसका नाम था हाइड्रोजन कैपिटल, कि जिसमें उन्होंने काफी अलग अलग सेक्टर जैसे कि एजुकेशन, स्पेशलिटी इन फूड, हॉस्पिटैलिटी, कंज्यूमर नेटवर्क
इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, इन सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करा। और सैम की अब मान लो कि कैपेबिलिटी थी या तो फिर एबिलिटी थी या तो फिर उनके पास एक ऐसा विजन था कि जिसमें वो ऐसे हिडन जेम्स को मार्केट से ढूंढते थे, उनको फिर स्केल अप करते थे, उनको गाइडेंस देते थे और उनमें से एक सबसे बड़ी कंपनी बनाते थे। तो इस टैलेंट की वजह से सैम सिलिकॉन वैली में इतने फेमस हो चुके कि सबकी नजर सैम पे थी कि आगे वो सैम क्या करेंगे। तो यही कैपेबिलिटी की वजह से वाईसी के फाउंडर पॉल ने सैम को कांटेक्ट करा कि वो वाईसी को हैंडल करें। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि वाईसी का एक इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है सैम की लाइफ में, तो वो पॉइंट ये है। तो जब पॉल ने सैम को अप्रोच करा तब पॉल और उसकी वाइफ जेसिका दोनों वाईसी के फाउंडर्स थे और दोनों के पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि वो वाईसी को देखें, क्योंकि दोनों अपनी पर्सनल लाइफ में इतना बिजी थे और दोनों को अपने बच्चों की परवरिश करनी थी, इसलिए वो ज्यादा टाइम वाईसी में नहीं दे पा रहे थे। तो इसलिए उनको एक पर्सन की जरूरत थी कि जो वाईसी को हैंडल करे। इसलिए सैम ने इस ऑफर को एक्सेप्ट करा। तो सबसे पहले सैम ने एज अ पार्ट टाइम वहां पे जॉब करनी स्टार्ट करी और वहां पे एक ऐसा एनवायरमेंट बिल्ड करा, एक ऐसा आर्किटेक्चर बिल्ड करा कि जिसकी वजह से जो वाईसी एक साल के अंदर थोड़ी बहुत कंपनी में इन्वेस्ट करती थी, वही वाईसी अभी एक साल के अंदर 1000 से भी ज्यादा कंपनी में इन्वेस्ट करने लगी। तो सैम ने एक यहाँ पे मास्टर प्लान अप्लाई करा कि जिसकी वजह से वाईसी की ग्रोथ इतनी बड़ी हो गई। तो सैम क्या करते थे कि जिसके पास भी आइडिया होता था वो उसके साथ मीटिंग करते थे और उसके साथ वो आइडिया डिस्कस करते थे। और बाकी के जो वेंचर फंड्स थे वो ऐसा करते थे कि जो भी कोई कंपनी उसको अप्रोच करती वो सबसे पहले उनके कॉन्टेक्ट देखते थे और अगर उनमें से जिसके पास भी अच्छे कॉन्टेक्ट होते थे उसी के साथ वो मीटिंग करते थे। बट सैम ने यहाँ पे एकदम डिफरेंट अप्रोच ट्राई करा और जिसकी वजह से उनको एक साल के अंदर 40,000 से भी ज्यादा एप्लीकेशंस आने लगी। तो ये ग्रोथ को देख के पॉल ने सैम को प्रेसिडेंटशिप ऑफर करी वाईसी की। तो उसके बाद सैम प्रेसिडेंट बन गए वाईसी के। तो अभी सैम को ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी ओपन एआई को स्टार्ट करा। बट उससे पहले हम सैम के बारे में थोड़ा जानते हैं कि उनकी क्या क्या हॉबीज है, वो क्या अपनी पर्सनल लाइफ में करते हैं, उनको क्या पसंद है। तो सैम का नेचर काफी साइलेंट था बट कभी कभी वो एंग्री हो जाते थे सिचुएशन के हिसाब से। तो यही क्वर्की नेचर के रिलेटेड एक इंटरव्यू में उनको क्वेश्चन करा गया कि आपकी हॉबीज कौन कौन सी है। तो उसको आंसर करते हुए सैम ने कहा कि Well, I like racing cars. I have 5, including 2 McLarens and an old Tesla. I like flying rented planes all over California. Oh, and one odd one. I prep for survival. तो ये जो लास्ट लाइन यहाँ पे ऐड करी उसको सुन के इंटरव्यूअर काफी शॉक में पड़ गया। तो उसको फर्दर एक्सप्लेन करते हुए सैम ने कहा कि My problem is that when my friends get drunk, they talk about the ways the world will end. After a Dutch lab modified the H5N1 bird flu virus 5 years ago, making it super contagious, the chance of a lethal synthetic virus being released in the next 20 years became, well, non-zero. The other most popular scenario would be AI that attacks us and nations fighting with nukes over scarce resources. ये इंटरव्यू हुआ था 2016 में और इसके ठीक 3 साल बाद यानी कि 2019 में चाइना में से एक ऐसा वायरस आया कि जिसको हम सब ने एक्सपीरियंस करा। तो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी पेंडेमिक थी कि जहाँ पे काफी सारे लॉकडाउन लगे, काफी सारे डेथ हुई। तो ये सब हुआ चाइना की एक लैब में कि जहाँ पे एक वायरस इंटेंशनली या तो फिर अनएक्सपेक्टेडली रिलीज हो गया और पूरे वर्ल्ड में वो फैल गया। तो यहाँ पे सबसे पहला जो सैम का पॉइंट था वो तो प्रूव होता है, बट जो सेकंड पॉइंट है एआई के बारे में उसको हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो अभी साल आता है 2012 और जेफरी हिंटन ने एआई के रिलेटेड एक रिसर्च पब्लिश करी कि जिसमें उन्होंने बताया कि 2 न्यूरल नेटवर्क जैसे ह्यूमन डिकोड करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को, कि जो भी इंटरेक्शन करते हैं दूसरे ह्यूमन के साथ वैसे वो कर सकते हैं। तो ये रिसर्च एआई की सबसे पहली रिवोल्यूशनरी रिसर्च थी। तो इसी टाइम के दौरान सैम अपने फ्रेंड्स के साथ हाइकिंग पे गए थे और वहां पे वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि आगे फ्यूचर में एआई से क्या क्या होने वाला है। और उस डिस्कशन में सैम को ऐसा लगा कि जो हम ह्यूमन अपने आप को यूनिक मानते हैं वो असल में यूनिक है ही नहीं। कोई भी कंप्यूटर सिस्टम हमारे ब्रेन को इजिली मिमिक कर सकता है। तो इस थॉट के ऊपर वो काफी सोचने लगे और उनको ऐसा ख्याल आया कि हमको एआई को इतना रेगुलेट करना पड़ेगा कि इजीली कोई भी ह्यूमन उसको यूज कर सके और एआई किसी को हार्म ना पहुंचाए। और साइमल्टेनियसली ये थॉट किसी दूसरे के दिमाग में भी चल रहा था, उसका नाम है इलोन मस्क। तो ये दोनों एक बार मिले और दोनों ने डिस्कस करा कि एआई के ऊपर ऐसा क्या क्या हो सकता है और फ्यूचर में एआई इतना आगे बढ़ गया तो उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ये थॉट को एक नई डायरेक्शन देने के लिए उन्होंने एक कंपनी को स्टार्ट करा कि जिसमें वो लोग रिसर्च करेंगे एआई के ऊपर और ऐसे एआई के प्रोडक्ट्स बनाएंगे कि जो फ्री होंगे और ओपन सोर्स होंगे सबके लिए। और ये कंपनी नॉन प्रॉफिट कंपनी होगी, तो इसलिए इस कंपनी का नाम रखा गया ओपन एआई। तो अभी एआई की रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए उनको काफी सारे इक्विपमेंट लगते, काफी अच्छा रिसोर्स लगता, काफी बड़े बड़े वहां पे सिस्टम लगते, डेटाबेस लगते और उन सबको चलाने के लिए तो पैसे लगते। तो इसलिए इलोन मस्क ने बोला कि मैं आपको $1 बिलियन
रुपए दूंगा इस कंपनी में फंड करने के लिए। तो फिर इन लोगों ने क्या करा कि उस टाइम के जो टॉप रिसर्चर थे उन सबको हायर करना स्टार्ट करा और वहां पे अपनी एआई के रिलेटेड रिसर्च करने लगे। बट यहाँ पे सिर्फ ओपन एआई ही नहीं थी कि जो एआई के बारे में इतना सब कुछ सोच रही थी, साइमल्टेनियसली गूगल भी अपनी एक हिडन प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा था कि जो एआई के रिलेटेड था, कि जिसमें वो एआई के रिलेटेड एप्स बना रहे थे, उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे और वहां पे काफी एक बड़ी टीम वर्क कर रही थी गूगल के लिए। और एआई मॉडल बनाने के लिए या तो फिर एआई रिसर्च करने के लिए भी एक टाइम लगता है और एआई ऐसा नहीं है कि भाई आज हमने स्टार्ट करा तो कल खत्म हो गए। ये एक बेबी जैसा है कि जिसको हम बचपन से सब सिखाते हैं, जैसे कि चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, उसी तरीके से हमको एआई को भी ऐसा डेटा फीड करना पड़ता है ताकि हमको वो आउटपुट में रिजल्ट देता है। और इसी वजह से ये प्रोसेस काफी स्लो हो चुकी थी। तो इलोन मस्क ने यहाँ पे बोला कि अब सारा कंट्रोल मुझे दे दो, मैं इसको हैंडल करूंगा। तो अभी ओपन एआई में सेम सीटीओ और दूसरे फाउंडर्स ने भी इस डिसीजन को मना कर दिया। तो फिर इलोन भाई यहाँ पे रूठ के चले गए कि मुझे इस कंपनी में आगे पार्टिसिपेट नहीं करना है और जो उन्होंने बात करी थी $1 बिलियन देने की, वो भी अभी आप भूल जाओ। तो अभी इस कंपनी पे काफी ज्यादा बर्डन आ चुका था क्योंकि ये तो कंपनी थी नॉन प्रॉफिट और इसके पास इतने सारे इक्विपमेंट थे, इतने सारे हार्डवेयर थे और एम्प्लॉय, और इन सबका खर्चा निकालने के लिए उनको चाहिए था पैसा। तो अभी सैम ने बैग पैक करा और चले गए वो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के पास, सत्य नडेला के पास। सैम ने मीटिंग करी सत्य नडेला के साथ और वो दोनों एग्री हुए और सत्य नडेला ने कहा कि वो $1 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे उनकी एआई रिसर्च करने के लिए। बट अभी यहाँ पे उन्होंने एग्रीमेंट करा कि ये कंपनी नॉन प्रॉफिट में से निकाल के फॉर प्रॉफिट बन जाएगी और यहाँ पे जो भी रिसर्च होगी वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होगी। तो इस कंपनी की जो कोर वैल्यू थी कि नॉन प्रॉफिट और ओपन सोर्स, यहाँ पे वो दोनों खत्म हो गए और अभी से ये कंपनी फॉर प्रॉफिट स्टार्ट हो गई। और फिर इसके बाद हमको यहाँ पे मॉडल देखने को मिले जैसे कि चैट जीपीटी, डाली, और इन सारे मॉडल का यूज करके माइक्रोसॉफ्ट ने भी यहाँ पे अपने इकोसिस्टम के अंदर ये मॉडल को बिल्ड करा। जैसे कि बिंग के अंदर उन्होंने डाली को यूज करा इमेज जनरेट करवाने के लिए, फिर विंडोज के कोपायलट के अंदर उन्होंने चैट जीपीटी को इंट्रोड्यूस करा अलग अलग टास्क करवाने के लिए। तो अभी ओपन एआई ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ डील तो कर ली थी बट ये डील उनके लिए उतनी बेनिफिशियल नहीं हुई क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे ओपन एआई पे काफी ज्यादा प्रेशर कर रहा था कि वो जल्द से जल्द दूसरे एआई प्रोडक्ट को रिलीज करें। और इन दोनों की सक्सेस को देखकर गूगल को भी लगा कि हमको अपने एआई प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी मार्केट में लाने पड़ेंगे वरना हमारे यूजर कम हो जाएंगे। तो इसलिए फिर गूगल ने यहाँ पे बार्ड को रिलीज करा। तो अभी यहाँ पे सैम ऑल्टमैन भी ये कहते हैं कि अगर कोई कॉम्पिटिटर आपसे पहले एक प्रोडक्ट को रिलीज करता है तो आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि आप भी यही सेम टेक्नोलॉजी के ऊपर एक प्रोडक्ट बनाए और उसको तुरंत रिलीज करें, क्योंकि आपको भी आपके कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, उनको हैप्पी रखना है करंट सिचुएशन से। अदरवाइज आपके कस्टमर दूसरी टेक्नोलॉजी में या तो फिर दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे हमको फिर देखने को मिली एक फेमस एआई वॉर की जो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के बीच में चल रही थी। तो ये थी यहाँ तक की सैम ऑल्टमैन की स्टोरी। तो हम अभी देखते हैं कि हमको इसमें से क्या सीखने को मिला और कैसी हमको थिंकिंग प्रोसेस देखने को मिली कि जो हम अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो अगर हम उनके कॉलेज जर्नी के बारे में बात करें तो वहां से हमको ये देखने को मिला कि हमको हमारे लिए स्टैंड तो लेना पड़ेगा कि जैसे कि अगर आपके पास कोई आइडिया है या तो फिर आप कोई भी एक प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हो या तो फिर कुछ भी इंप्लीमेंट करने की ट्राई कर रहे हो तो वो करो, नो मैटर कि आप सक्सेसफुल हो या तो फिर फेल हो, बस आपकी मेहनत, डेडिकेशन और टाइम मैटर करता है। और क्या पता कि वही मेहनत आगे जाके कुछ दूसरी तरीके से आपके सामने आ जाए, जैसे कि यहाँ पे हुआ था वाईसी और सैम के बीच में। और सेकंड हम देखें तो सैम ने काफी सारी कंपनी में इन्वेस्ट करा है। तो सैम से हमको कैसी कोर वैल्यूज देखने को मिलती है कि जिसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टिंग में। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे देखने को मिलती है कि इन्वेस्ट इन फाउंडर्स। तो जैसे कि यहाँ पे सैम जो भी छोटे प्रोजेक्ट्स थे उनके ऊपर वो इन्वेस्ट करते थे, फिर उनको वो गाइडेंस देके उनको फिर वो नर्चर करके एक सबसे बड़ी कंपनी यहाँ पे बिल्डअप करते थे। और फाउंडर भी ऐसे होने चाहिए कि वो भी कुछ आगे करना चाहते हो, कि जिसके पास एक क्लियर विजन हो कि एट दी एंड उसको क्या बनाना है। फिर सेकंड सैम यहाँ पे देखते हैं कि वो कंपनी क्या बना रही है फ्यूचर के लिए। कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप ये देखो कि भाई वो फ्यूचर में क्या करने वाली है, किस तरीके से वो ऐसे इनोवेशन लेके आएंगे कि जो एज ए ह्यूमन उनको बेनिफिशियल रहे, कि वो एक रियल इंपैक्ट डाल सके सोसाइटी में। और थर्ड यहाँ पे सैम का हमको प्रिंसिपल देखने को मिलता है कि लॉन्ग टर्म, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो कि जिसको आप लॉन्ग टर्म लेके जा सको और ऐसी कंपनी की जो आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न ज्यादा दे सके। तो ये थे सैम के कुछ कोर वैल्यूज इन्वेस्टिंग के ऊपर और उसकी लाइफ की जर्नी के ऊपर कि कैसे वो सारे अपने हर्डल्स को टैकल करता गया और आगे इतना बड़ा एम्पायर उसने खड़ा किया। बट अभी यहाँ पे आगे हमको देखना ये होगा कि अगर ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर में इतनी हार्मफुल होगी
या तो फिर एक ऐसी टेक्नोलॉजी बन जाएगी कि जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते और एक ऐसा डिक्टेटर बन जाएगा कि जिसको हमने देखा था टर्मिनेटर में। तो फिर इस टेक्नोलॉजी का ब्लेम सीधा आएगा सैम के ऊपर, क्योंकि सैम का यही विजन था कि वो एआई के ऊपर एक कंपनी बनाए कि जिसका यूज करके वो ह्यूमैनिटी को और ज्यादा इवॉल्व कर सके और ज्यादा उसको सुपर फास्ट बना सके। आने वाले सालों में ये टेक्नोलॉजी हार्मफुल होती है, यूजफुल होती है, ये तो हमको बाद में पता चलेगा। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। ये मेरा सबसे पहला वीडियो है बॉटम सीरीज का, कि जिसमें हम ऐसे ही दुनिया के काफी सारे मास्टरमाइंड की ब्रेन को डिकोड करेंगे और अपनी लाइफ में उसको कैसे इंप्लीमेंट करें वो हम सीखेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले इनसाइड आकाश को। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी बड़े ब्रेन के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, वंदे मातरम।